ठंड बहुत जोरों से पड़ती है। ठंड से बहुत लोग परेशान होते हैं, लेकिन सबके पास ठंड से बचने का साधन होता है। एक सुमन नाम की लड़की अपने ससुराल वालों से बहुत परेशान होती है। उसकी सास और उसका पति उसे बहुत परेशान करते हैं। आइए आपको बताएं कैसे। हेलो नेहा, सुमन तुम्हारे पास आई है? नहीं तो, सुमन दीदी तो यहाँ नहीं आई। लेकिन क्या हुआ जीजा जी, आप ऐसे क्यों पूछ रहे हैं? अरे नेहा, आज सुबह से ही तुम्हारी सुमन दीदी कहीं चली गई और किसी को भी कुछ बताकर नहीं गई है। उसके साथ कंचन भी गई है। क्या जीजा जी, सब घर में ठीक तो है ना? हाँ हाँ, सब ठीक है। विनोद ने सुमन के घर उसकी छोटी बहन से भी बात करी, लेकिन सुमन वहां भी नहीं थी। सुमन के घर में ज्यादा लोग नहीं थे, बस उसकी माँ, बाबा और छोटी बहन रहती थी। वो भी ये सुनकर परेशान हो जाते हैं। और उधर विनोद बारी बारी से अपने सभी रिश्तेदारों को फोन करता है और सबसे सुमन के बारे में पूछता है। लेकिन सुमन अपनी सास शकुंतला और पति से बहुत परेशान थी, इसीलिए वो बिना किसी को बताए अपनी बेटी को लेकर घर से भाग जाती है। अभी 2 दिन पहले की ही बात है। अरे ओ करमजली, आज तूने झाड़ू पोछा भी नहीं किया और यहाँ पड़ी है महारानी की तरह। टाइम भी पता है क्या हुआ है? माँ जी, आप तो जानती हैं कि मेरा 9वां महीना चल रहा है। मुझे झुकने में बहुत तकलीफ होती है। मैं झाड़ू पोछा करूं भी तो कैसे? बड़ी आई महारानी, तेरे साथ तेरे बाप ने नौकर भेजे थे क्या जो तू यहाँ काम नहीं करेगी? और कान खोल कर सुन ले, पिछली बार तो तूने एक बेटी को जन्म दिया था, लेकिन इस बार मुझे एक बेटा चाहिए, समझ गई? और ना समझी हो तो अपने मायके चली जा। माँ जी, मैंने कब कहा कि मैं यहाँ काम नहीं करूंगी? पर अभी आप मेरी हालत तो देखो। शकुंतला सुमन की एक नहीं सुनती है और उसे खरी खोटी सुनाकर वहां से चली जाती है। और शाम को विनोद के घर आते ही उसे नमक मिर्ची लगाकर बताती है और सुमन की खूब शिकायत करती है। ये सुन विनोद भड़क जाता है। क्या तुम मेरी माँ से उल्टा सीधा बोल रही हो? अभी बताता हूँ तुम्हें तो मैं। विनोद सुमन की डंडे से खूब पिटाई करता है। बेचारी सुमन बिलक बिलक कर रोती रहती है, लेकिन दोनों माँ बेटे में से सुमन पर किसी को दया नहीं आती है। ये पहली बार नहीं था, सुमन के साथ आए दिन ऐसा होता रहता था। सुमन की खूब पिटाई होने के बाद कंचन अपनी माँ के पास रोते हुए आती है। माँ, पापा बहुत गंदे हैं, मैं इनसे कभी बात नहीं करूंगी, ये बहुत गंदे हैं। नहीं बेटा नहीं, ऐसा नहीं कहते अपने पापा के बारे में, वो बहुत अच्छे हैं। ऐसा कहकर सुमन कंचन को गले लगाकर रोने लगती है। उसी रात सुमन अपनी बेटी से कहती है, कंचन बेटा चुप हो जाओ, अब हम यहाँ नहीं रहेंगे। चलो चलो यहाँ से चलते हैं अब हम। पर माँ, हम जाएंगे कहाँ? और इतनी ठंड में हम भला कहाँ रहेंगे? कहीं भी जाएंगे हम, पर अब हम यहाँ नहीं रहेंगे। और जहाँ भी जाएंगे यहाँ से तो ठीक ही रहेंगे। चलो अब जल्दी से चलो, कहीं कोई उठ ना जाए। पति और सास सुमन और कंचन के साथ बहुत बुरा व्यवहार करते थे। दिसंबर और जनवरी जैसे महीने में भी उनके पास पहनने को स्वेटर और शॉल भी नहीं थे। सुमन ने अपना मन बना लिया था कि वो अब यहाँ इस घर में और नहीं रहेगी, और वो दोनों माँ बेटी वहां से चली जाती हैं और पैदल चलते चलते स्टेशन पहुंच जाती हैं। और सुबह जब शकुंतला उठती है तो आवाज मारकर एक गिलास पानी मंगवाती है, और जब कोई भी नहीं सुनता है तो शकुंतला बाहर आकर देखती है। अरे न जाने कहाँ मर गई दोनों माँ बेटी, मैं कब से आवाज दे रही हूँ, कोई सुनता ही नहीं है। इतना सुनकर विनोद वहाँ आ जाता है। क्या माँ सुमन नहीं सुन रही? मैं देखता हूँ कहाँ है वो। ये दोनों माँ बेटी। विनोद सब जगह ढूंढता है, लेकिन वो दोनों माँ बेटी उन्हें कहीं नहीं मिलती हैं। सब जगह ढूंढकर विनोद कहता है, माँ पता नहीं कहाँ गई है। अरे पता नहीं दोनों माँ बेटी कहाँ चली गई। घर का सारा काम, झाड़ू पोछा बर्तन सब पड़ा है, और सुमन को तो 9वां महीना लग रहा है, पता नहीं कहाँ चली गई बिना बताए। और साथ में उस कंचन को भी ले गई, वो ही घर का सारा काम कर देती। अरे माँ, तुम्हें घर के काम की पड़ी है? अरे मैं तो सोच रहा हूँ कि उसके माँ बाप यहाँ ना आ जाए। मेरी सुमन की छोटी बहन नेहा से बात हुई थी, सुमन वहाँ भी नहीं पहुँची है। बस मुझे डर है कि उसके माँ बाप यहाँ ना आ जाए। अरे आने दो सुमन के माँ बाप को, हम भी कह देंगे कि भाग गई होगी,
अपने किसी पुराने यार के साथ, और क्या। वो लोग सुमन के बारे में ऐसी बातें कर रहे थे और उधर सुमन अपनी 8 साल की बेटी को साथ लेकर ट्रेन में बैठ गई। दोनों माँ बेटी को बहुत ठंड लग रही थी। दोनों माँ बेटी ने कोई भी गर्म कपड़े नहीं पहने हुए होते हैं और जैसे ही ट्रेन चलने लगती है, खिड़की दरवाजे खुले होते हैं तो वहां बहुत जोरों से हवा आ रही होती है। उस हवा की ठंड से बचने के लिए दोनों माँ बेटी ठंड में सिकुड़कर एक दूसरे से सट कर बैठ जाती हैं और कंचन को बहुत ठंड लग रही होती है। थोड़ी देर बाद दोनों एक स्टेशन पर उतर जाते हैं और स्टेशन पर अरे पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। आने से पहले ये तक नहीं सोचते कि बच्चों को स्वेटर ही पहना ले। माँ, मुझे बहुत जोरों से ठंड लग रही है। बेटा, तुम्हें ठंड लग रही है तो आओ, तुम मेरी साड़ी के पल्लू में आकर छिप जाओ, इससे तुम्हें ठंड नहीं लगेगी बेटा। रेलवे स्टेशन पर उन्हें बहुत ठंड लगने लगती है। ठंडी ठंडी हवाएं चल रही होती हैं। फिर अचानक से ही सुमन को लेबर पेन शुरू होने लगते हैं और वो बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगती है। ये देख पास में ही खड़ी कुछ औरतें आदमियों को वहां से आगे भेज देती हैं और अपनी साड़ियों से एक घेरा बनाकर उसका बच्चा पैदा करवा देती हैं। वो अपने बच्चे को ठीक देखकर सबसे हाथ जोड़कर कहती है, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबने मेरी इतनी मदद की, वरना मुझे तो कुछ पता ही नहीं था कि मेरे बच्चे के साथ आज पता नहीं क्या हो जाता। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरी इतनी मदद करने के लिए। अरे बहन, धन्यवाद और शुक्रिया कैसा, ये तो हम जैसी औरतों का काम ही है, जरूरतमंद लोगों की मदद करना। सुमन को एक बहुत ही प्यारा सा बेटा होता है। ये देख कंचन कहती है, माँ, ये प्यारा सा भाई मेरा है और मैं अपने इस भाई का नाम दीपक रखूंगी। हाँ बेटा, ये प्यारा सा भाई तुम्हारा ही है और तुमने अपने भाई का नाम तो बड़ा ही अच्छा रखा है, दीपक। अब तुम जब मर्जी अपने इस प्यारे से भाई के साथ खेल सकती हो। अब तुम अकेली नहीं हो बेटा। सब लोग वहां से चले जाते हैं। वहां पर बिल्कुल सुनसान हो जाता है और बहुत ठंडी ठंडी हवाएं चल रही होती हैं। वो दोनों माँ बेटी अपने बच्चे को लेकर बेंच पर बैठी होती हैं और सुमन अपने बच्चे को दूध पिला रही होती है। इतने में वहां एक ट्रेन आ जाती है। सुनो कंचन बेटा, तुम अपने भाई का ध्यान रखना। हाँ, मैं ट्रेन में कुछ लोगों से मदद मांग कर आती हूँ। हाँ माँ, मैं अपने भाई का बहुत ध्यान रखूंगी। फिर सुमन ट्रेन में बैठे लोगों से जाकर पैसे मांगती है। कुछ लोग सुमन को पैसे दे देते हैं। उससे वो अपने बच्चे के लिए कुछ खाने को ले आती है और कंचन को खिला देती है। फिर वो रोज ऐसे ही प्लेटफॉर्म पर आते जाते लोगों से पैसे मांगा करती है और उन पैसों से अपना और अपने बच्चों का पेट भरती है। ऐसे ही कुछ दिन बीतते जाते हैं। फिर एक दिन स्टेशन के पास क्रॉसिंग में एक एक्सीडेंट हो जाता है। वहां बहुत भीड़ हो जाती है। भीड़ देख सुमन वहां जाकर देखती है, अरे ये इतनी भीड़ कैसे हो रही है? जरा और आगे जाकर देखती हूँ। अरे ये क्या? ये तो कंचन के पापा हैं। इनके साथ ये सब कैसे हो गया और इन्हें कितनी चोट लग गई है? सुमन विनोद को जल्दी से हॉस्पिटल ले जाती है और साथ में अपने बच्चों को भी साथ ही लेकर जाती है। डॉक्टर साहब, इन्हें देखना, इनका अभी एक्सीडेंट हो गया है, कुछ कीजिए डॉक्टर साहब। उन्हें तो बहुत चोटें आई हैं। इन्हें अभी एडमिट करना पड़ेगा। खर्चा करीब करीब 10,000 रुपयों तक आ जाएगा। डॉक्टर साहब, आप इनका इलाज शुरू करो, मैं पैसों का अभी इंतजाम करती हूँ। सुमन पैसों का इंतजाम करने चली जाती है और अपने बच्चों को विनोद के साथ ही छोड़कर जाती है और खुद रेलवे स्टेशन पर पहुंचकर प्लेटफॉर्म पर भीख मांगती है और ऐसे ही जोड़ जोड़ कर 10,000 रुपए का इंतजाम कर लेती है। फिर वो पैसे हॉस्पिटल में जाकर जमा करा देती है। डॉक्टर साहब, ये ठीक तो हो जाएंगे ना? मुझे इनकी बहुत चिंता हो रही है और इन्हें कुछ हो गया तो मेरे बच्चे अकेले रह जाएंगे। हाँ, ये ठीक हो जाएंगे, तुम चिंता मत करो। डॉक्टर साहब विनोद का सही से इलाज कर देते हैं। फिर उसके थोड़ी देर बाद विनोद को होश आ जाता है और आंखें खुलते ही वो अपने बीवी बच्चों को देखता है। भाई, अब तुम कैसा महसूस कर रहे हो? डॉक्टर साहब, आपने मेरी जान बचाई है। धन्यवाद डॉक्टर साहब। अरे धन्यवाद करना है तो इनका करो। ये तुम्हें यहाँ समय पर ले आई थी। क्या? मुझे यहाँ तुम लेकर आई हो? सुमन, तुम मुझे और मेरी माँ को माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है और मेरी माँ ने भी तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। हमें माफ कर दो। मैं अपने गुनाहों की तुमसे माफी मांगता हूँ और आज तो तुमने मेरी जान बचाई है। मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ।
अरे आप मुझसे माफी मत मांगो, ये तो मेरा फर्ज था, आपकी सेवा करना, आपकी रक्षा करना। ठीक है सुमन, वो कहते हैं ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है। और देखो, मैं ठोकर नहीं खाता तो शायद मैं कभी तुम्हें समझ ही नहीं पाता। और ये प्यारा सा बेटा हमारा है। हाँ, ये हमारा ही बेटा है। कंचन बेटा, जरा इस क्यूट से बेटे को मेरे पास ले आओ। और सुमन, जरा तुम यहाँ आओ मेरे पास। विनोद सबको गले से लगा लेता है और कहता है, मेरे बच्चे, तुम मुझे अब छोड़कर मत जाना। मैं तुम्हारे बिना बहुत सजा काट चुका हूँ। चलो अब घर चलते हैं। विनोद अपने साथ सबको घर ले आता है। घर में आए बच्चों को देख शकुंतला भी खुश हो जाती है और उन्हें गले से लगा लेती है और अपने पोते पोती को बहुत प्यार करती है। और अब तो उनको नए नए स्वेटर भी बनाकर पहनाती है और उन्हें ढेर सारा प्यार करती है और वो सब मिलजुल कर हंसी खुशी रहने लगते हैं। गरीब विधवा बहू पर बारिश का कहर। केतन बिजली का काम करता था। वो एक कुशल कारीगर था। वो लोगों के घर जाकर बिजली का काम किया करता था। उसकी बीवी का नाम कीर्ति होता है। इन दोनों की 2 लड़कियां होती हैं, खुशी और मुन्नी। लड़के की चाह में कीर्ति एक बार फिर से गर्भवती होती है। सभी बहुत खुशी खुशी से जी रहे होते हैं। सावन का महीना चल रहा होता है। आए दिन बारिश हुआ करती थी। एक दिन जब केतन एक फैक्ट्री में बिजली का काम कर रहा होता है, तभी एक बिजली की तार उससे चिपक जाती है और वो करंट लगने की वजह से मर जाता है। उसके बाद उसके घर पर हे भगवान, तूने ये क्या कर दिया? हम सबका तो एक ही सहारा था, तूने उससे भी हमसे छीन लिया। मैं अकेली अपने बच्चों का पेट कैसे पालूंगी? माँ, ये पापा को क्या हो गया है? पापा ऐसे क्यों लेटे हैं? मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे? खुशी बेटा, तुम्हारे पापा सो रहे हैं। जब उठ जाएंगे तब तुमसे बात करेंगे। कीर्ति मन में कुछ सोचती है और रोते हुए अपने बगल में बैठी अपनी पड़ोस में रहने वाली अपनी भाभी से कहती है, देखो ना भाभी, अब मैं अपनी बेटी को कैसे समझाऊं कि उसके पापा अब कभी नहीं उठेंगे। तुम अपने आप को संभालो कीर्ति, तुम्हें अपनी दोनों बेटियों को पालना है और अभी तो तुम पेट से भी हो। अभी तो एक और नन्ही सी जान तुम्हारे अंदर पल रही है। अगर तुम ही हिम्मत हार जाओगी तो इन बच्चों को कौन संभालेगा? ठीक कहा भाभी आपने, मुझे अपने बच्चों को अच्छी परवरिश देनी होगी। केतन का सपना था कि अपनी दोनों बेटियों को डॉक्टर बनाएगा। मैं उनका सपना पूरा करने की पूरी कोशिश करूंगी। धीरे धीरे समय बीतने लगता है और जितने पैसे कीर्ति के पास थे वो उनसे अपने घर का गुजारा चला रही होती है। मानसून की वजह से कई दिनों से बारिश हो रही होती है, जिसकी वजह से उनके घर में भी बारिश का पानी टपक रहा होता है। जगह जगह पर पानी टपक रहा होता है और जहाँ जहाँ पानी टपक रहा होता है वहाँ वहाँ माँ बेटियों ने मिलकर खाली बर्तन रख रखे होते हैं। पहले किस्मत की मार और अब बारिश का कहर इन बेचारों पर कहर बन के टूटने लगता है। कीर्ति की बड़ी बेटी खुशी अपनी माँ से कहती है, माँ, अब तो कोई खाली बर्तन भी नहीं बचा जिसे हम टपकते पानी के नीचे रख सकें। अब तो हमारे घर में पानी भर जाएगा। नहीं बेटा, अभी थोड़ी देर में बारिश बंद हो जाएगी, फिर सब ठीक हो जाएगा। थोड़ी देर बाद बारिश बंद हो जाती है और घर का मालिक वहाँ आता है। वो कीर्ति से कहता है, पूरा महीना हो गया है पर तुमने अभी तक किराया नहीं दिया। चलो किराया निकालो। मालिक, थोड़ा समय दे दीजिए, अभी मेरे पास पैसे नहीं है। जब पैसे आ जाएंगे मैं आपको दे दूंगी। आपको तो पता ही है, बच्चों के पापा के जाने के बाद हम बेसहारा हो गए हैं। ऊपर से ये बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। मैं कोई काम ढूंढ लूंगी, उसके बाद आपको आपके सारे पैसे दे दूंगी। मुझे कुछ नहीं पता, पैसे हैं तो दो मुझे, वरना निकलो यहाँ से। मैं ये मकान किसी और को किराए पर दे दूंगा। नहीं मालिक, ऐसा मत करिए। मैं अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर कहाँ जाऊंगी मालिक? ऊपर से मैं पेट से भी हूँ मालिक, रहम करो मालिक। मैंने क्या यहाँ पे धर्मशाला खोल रखी है? पैसे हैं तो दो, वरना निकल जाओ मेरे घर से। मकान मालिक कीर्ति को उसके बच्चों के साथ घर से बाहर निकाल देता है।
बेचारी कीर्ति जो गर्भवती होती है अपनी छोटी छोटी बेटियों को लेकर वहां से चली जाती है। बाहर जोरों से बारिश शुरू हो जाती है और वो तीनों भीगते हुए यहाँ वहाँ भटकने पर मजबूर हो जाते हैं। थोड़ी देर चलने के बाद वो एक पेड़ के नीचे रुक जाते हैं। तभी उसकी छोटी बेटी रोने लगती है। माँ, मुझे बहुत जोरों से भूख लग रही है, कुछ खाने को दो ना। हाँ माँ, अब तो मुझे भी भूख लग रही है। बहुत देर हो गई चलते चलते, हम दोनों बहुत थक गए हैं माँ। अच्छा ठीक है खुशी, तुम अपनी बहन का ध्यान रखना। हाँ, मैं अभी तुम दोनों के लिए कुछ खाने को लेकर आती हूँ। कीर्ति पास की दुकान पर जाती है और दुकानदार से कहती है, भैया 2 ब्रेड रोटी देना प्लीज। ले लो बहन, 50 रुपए की है, उठा लो वहाँ से। 50 रुपए? पर मेरे पास तो पैसे नहीं है। क्या कहा? पैसे नहीं है? पैसे नहीं है तो यहाँ क्या लेने आई है? चल भाग यहाँ से। भैया, मेरी बेटी बहुत भूखी है, आप मुझे ब्रेड रोटी दे दो, मैं आपको बाद में पैसे दे दूंगी। चल भाग यहाँ से। मैंने क्या यहाँ कोई खैरात खोल रखी है? पैसे दे, नहीं तो भाग जा यहाँ से। बेचारी कीर्ति दुखी होकर वहां से चली जाती है। अपने बच्चों को खाना ना खिलाने पर वो खुद को बहुत कोसती है और बोलती है, हे भगवान, अब मैं क्या करूं? अपने बच्चों को क्या ऐसे ही भूखा रहने दूं? इस संसार में मुझसे खराब माँ कोई नहीं हो सकती, जो अपने बच्चों का पेट तक नहीं भर सकती है। तभी कीर्ति को वहां कूड़े के ढेर में एक बिस्कुट का पैकेट पड़ा दिखाई देता है। वो उसे उठा लेती है और अपने बच्चों के पास ले आती है और उन्हें खाने को देती है। इस प्रकार बच्चों का पेट भर जाता है। रात होने पर वो तीनों माँ बेटी वहीं फुटपाथ पर ही सो जाते हैं। सुबह होने पर कीर्ति अपनी दोनों बेटियों को वहीं छोड़कर कोई काम ढूंढने चली जाती है। वो घर घर जाकर काम मांगने लगती है, पर उसे कोई भी काम नहीं देता है। वहीं जोरों से बारिश भी हो रही होती है, जिसमें कीर्ति की दोनों बेटियां भी भीग रही होती हैं। बारिश में फिर से वो तीनों एक छत की तलाश में निकल पड़ते हैं। बारिश बहुत तेजी से हो रही होती है, जिसकी वजह से घुटनों तक पानी भर जाता है। माँ, अब हम क्या करेंगे? हम तो डूबने वाले हैं। अगर बारिश नहीं रुकी तो हम इस पानी में डूब जाएंगे। नहीं खुशी बेटा, हमें जल्दी कोई सही जगह मिल जाएगी, तुम चिंता मत करो। चलते चलते वो तीनों एक बड़े से घर के सामने आ जाते हैं, जहाँ बारिश का पानी नहीं पहुँच पा रहा होता है। वो वहीं रुक जाते हैं। शाम का समय होता है। तभी वहाँ एक गाड़ी आकर रुकती है। उसमें से उस घर की मालकिन निकलती है। वो कीर्ति और उसके बच्चों को देखकर कहती है, अरे आप लोग कौन हैं और यहाँ कैसे आए? और तुम तो प्रेग्नेंट भी हो। ऐसी हालत में ऐसे कैसे तुम इन छोटी छोटी बच्चियों को लेकर इतनी बारिश में घूम रही हो? कीर्ति उस औरत को सारी कहानी बता देती है। कीर्ति की दुख भरी कहानी सुनकर वो औरत कहती है, तुम चिंता मत करो, चलो मेरे साथ घर के अंदर। वो औरत उन तीनों को घर के अंदर ले आती है। सबसे पहले वो उन तीनों के लिए कुछ खाने को लाती है और कहती है, देखो अब तुम्हें इधर उधर भटकने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे अपनी बड़ी बहन समझो। मेरी कहानी भी कुछ कुछ तुम्हारी जैसी है, पर मैं एक पढ़े लिखे घर से हूँ, इसीलिए मैंने अपना नसीब संवार लिया है। मेरे पति भी अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं। बिना पति के इस दुनिया में महिला को कोई भी सम्मान की नज़रों से नहीं देखता है और ना ही कोई उनकी मदद करता है। मैं बिल्कुल अकेली हूँ। इतने बड़े घर में मेरे साथ रहने वाला कोई भी नहीं है, इसीलिए आज से तुम सब मेरे साथ ही रहोगे। दीदी, आप तो हमारे लिए भगवान बन के आई हो। किसी ने हमारी मदद नहीं की, किसी को भी मेरी हालत पर तरस नहीं आया, ना मेरी बच्चियों पर। भगवान आपको हमेशा खुश रखे। तो इस तरह कीर्ति को इस दुनिया से लड़ने का सहारा मिल जाता है और वो अपनी बड़ी बहन के साथ मिलकर अपनी बच्चियों का भविष्य बनाने में लग जाती है। आगे चलकर उसको एक प्यारा सा बेटा होता है, जिसे देख सब लोग बहुत खुश होते हैं। मजेदार कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल गट्टू टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन करें।